आरबीआई को इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। इसलिए नहीं कि वो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन है। हर साल लाखों लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं और ये सपना देखते हैं कि ये एग्ज़ाम क्रैक करके वो अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। लेकिन इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के पीछे एक डार्क रियलिटी भी है, जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे साथ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम, अंजित सर, जो हमें बताएंगे कि इस एग्ज़ाम की कौन कौन सी डार्क रियलिटीज़ हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहला सवाल सर से यही पूछना चाहूँगा कि सर आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम को इतना भौकाल क्यों माना जाता है? देखिए, इसके पीछे पहले तो मैं एक मिथ बताना चाहूँगा कि जनरली लोगों को ये लगता है कि आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम को, इस जॉब को भोकाल इसलिए माना जाता है क्योंकि आरबीआई एक हमारा रेगुलेटर है, ये हमारी कंपनी की इकोनॉमी की लाइफलाइन है, ये हमारे कंट्री का फाइनेंस मैनेज करता है। ये सब सच है, इसके पीछे कोई भी आर्गुमेंट नहीं कर सकते ये गलत है। बट मुझे लगता है कि एक चीज़ जिसके कारण भाई इसका बहुत बड़ा भोकाल है इंडिया में, वो है इसकी इंटीग्रिटी। आप ये देखो, मतलब ये जो हमारा रेगुलेटर है ये क्या क्या करता है? करेंसी प्रिंट करता है, मतलब नोट छापता है, बैंकिंग लाइसेंस देता है, मतलब आरबीआई डिसाइड करता है कि भैया तुझे लाइसेंस मिलेगा, तुझे नहीं मिलेगा, या तेरा लाइसेंस वापस ले लिया जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब इंटरेस्ट रेट इंडिया के, वो डिसाइड करता है आरबीआई, जिसके बेस पर पूरा बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। अब ऐसे पूरे सिस्टम में आप देखिए कि किसी के लिए भी बहुत आसान है कि अपना ईमान बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। बट यहाँ पे आपने कभी सुना है सर, आपने कभी सुना है कि आरबीआई में कोई इंटीग्रिटी इशू हो, कोई ऐसा स्कैम हुआ हो? कभी सुना है कि किसी बैंक को किकबैक्स लेकर लाइसेंस दे दिया हो, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी समय से पहले ही लीक हो गई हो? नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो भौकाल है वो इसको इसकी रिस्पेक्ट की वजह से मिला है। वो रिस्पेक्ट आती है इसकी इंटीग्रिटी से। राइट सर, ये तो बिल्कुल सच है कि हमने कभी आरबीआई के ऊपर कोई एलिगेशन एक बार भी नहीं सुनी है। लेकिन क्योंकि वीडियो डार्क रियलिटी के ऊपर है, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पे डार्क रियलिटी एग्जिस्ट करती है? देखिए, अब डार्क रियलिटी का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बुरा है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा। बट हाँ, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे काफ़ी एस्पिरेंट्स बिना सोचे समझे कूद जाते हैं, उनको रियलिटी पता ही नहीं होती है कि अंदर है क्या। तो एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर कुछ चीज़ें हैं, एक डार्क रियलिटी है जो बाहर से बहुत अच्छा लगता है लेकिन अंदर अलग है, और जॉब प्रोफाइल को लेकर भी। तो मेरे हिसाब से ये दो एरियाज़ हैं। काफ़ी लोगों को पता है क्या है, उनके लिए डार्क रियलिटी नहीं है। बट काफ़ी लोग जो नए आते हैं, इन दो एरियाज़ में उनको चीज़ों को समझना पड़ेगा ताकि वो सारी रियलिटी समझ लें इन एग्ज़ाम्स में कूदने से पहले। तो सर आपने बताया कि ऐसे दो एरियाज हैं जहाँ पे डार्क रियलिटीज़ हैं, एग्जाम पैटर्न एंड जॉब प्रोफाइल। तो एग्जाम पैटर्न में कौन कौन सी डार्क रियलिटीज़ हैं सर? सबसे पहली डार्क रियलिटी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, इनफैक्ट मुझे भी नहीं रियलाइज़ हुई थी जब हम इस सिस्टम में आए थे, वो है कि क्वांट रीजनिंग का जो लेवल है ना भाई, मतलब वो इतना टफ है सर, इतना टफ है, मतलब मैं बता नहीं सकता। लोग बोलते हैं बैंकिंग से टफ है नहीं, मैं बोलता हूँ कि बैंकिंग में तो लोग प्रिपेयर्ड हैं कि भैया टफ आने वाला है, मेंस भी इसी पे होगा, तो उनको पता है। यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं। मतलब आप घंटा फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई आईआईटी से हैं, आईएम से हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मैंने बड़े बड़े यहाँ पे बिखरते हुए देखे हैं फेज़ 1 में। और ये एक मोमेंटम वाला एग्ज़ाम है। आप एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले अगर मोमेंटम बना लेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, छोटा सा इंसिडेंट है। मेरा एक दोस्त था सर, मतलब मेरे साथ उसने एमबीए किया, तो उसका भाई, उसने आरबीआई करना था। तो मेरे दोस्त ने बोला कि यार इसकी हेल्प करो, तो मैंने बोला करनी पड़ेगी अब तो, मतलब दोस्त बोल रहा है। तो भाई वो बंदा, उसका जो भाई था जिसको आरबीआई देना था, वो आईआईटी, वो भी आईआईटी बॉम्बे, मतलब आप सोच सकते हो आईआईटी बॉम्बे कहाँ है। तो भाई वो बंदा आता है मेरे साथ, उसका जो ब्रदर है वो बोलता है कि सर मुझे आरबीआई की तैयारी करनी है, मुझे फेज़ 2 की गाइडेंस दो। तो मैंने उसको समझाया कि आप फाइनेंस इकोनॉमिक्स कैसे कर सकते हो पूरा डिटेल में। पर मन ही मन में सोच रहा था कि ये बंदा फेज़ 1 क्यों नहीं पूछ रहा है। तो मैंने एक दिन पूछा कि फेज़ 1 चल रहा है आपका? वो सर फुल कॉन्फिडेंस, मतलब कि सर फेज़ 1 तो मैं उड़ा दूँगा, मतलब एक आईआईटी टैग अंदर से कॉन्फिडेंस दिखा रहा था। तो मुझे भी लगा यार कर ही लेगा, इंटेलिजेंट होगा बंदा, मतलब आईआईटी बॉम्बे तो चीज़ हो। और अब सच मानो कि जब एग्ज़ाम हुआ, उस बंदे के नंबर 2.5 कट ऑफ 4। और ये चीज़ उसने मुझे नहीं बताई क्योंकि वो तो इतना शर्मिंदा हो चुका था, इतना एम्बैरेस्ड हो चुका था। जो मेरा दोस्त था, उसका जो मतलब ब्रदर मेरा दोस्त था, उसने बताया कि भाई इस पर तो 2.5 नंबर आए हैं,
ये तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहता, और उसके बाद उसने आरबीआई दिया ही नहीं कभी, ये सच है। तो इसको मतलब इतना टफ है कि हल्के में मत लो, और जिसने हल्के में ले लिया वो तो पक्का गया, मतलब वो बच नहीं सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग क्वांट एंड रीजनिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सर आपको सही लगता है कि क्वांट एंड रीजनिंग इतना ही टफ होना चाहिए आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में? भाई आप ये देखो, अच्छा मुझे आप ये बताओ कि इंडिया में यूपीआई ट्रांजेक्शन्स डेली जो यूपीआई ट्रांजेक्शन्स है कितनी है? 100 करोड़ यूपीआई ट्रांजेक्शन्स होती है इंडिया में। अब आप सोचो कि आप आरबीआई में काम करते हो, मैं आपका मैनेजर हूँ, और आपको मैंने 1 महीने के बाद बोला कि कुलदीप ऐसा करो, ये यूपीआई ट्रांजेक्शन्स का मुझे ये 3 चीज़ों पे एनालिसिस ला के दो। अब 100 करोड़ ट्रांजेक्शन्स में से आपको दिमाग लगाना है कि भैया कैसे एनालिसिस करना है, किन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को पकड़ना है, और वो आसान नहीं होगा। तो ऐसे ही आरबीआई में जब आप डेली लाइफ में काम कर रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना रहता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करना रहता है जहाँ पे डेटा बहुत हैवी होगा सर। मतलब आप देखो कितने बैंक्स हैं, मैंने जैसे आपको बताया 100 करोड़ ट्रांजेक्शन एक दिन में हो रही है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो टफ नहीं है, क्योंकि चीज़ों को सेलेक्ट करना आना चाहिए, और वो सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है आपकी जॉब में भी। बट हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आजकल जबकि एआई भी आ गया है, कि बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ कर आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। तो शायद एक थोड़ी सी ज़्यादती है एक एस्पिरेंट के साथ, थोड़ा लेवल कम किया जा सकता है ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाए सबके लिए। राइट सर। एंड सर आप और भी कोई डार्क रियलिटी एक्सप्लोर करना चाहेंगे एग्जाम पैटर्न में? हाँ, तो एग्ज़ाम पैटर्न में क्वांट रीजनिंग के बाद जो डार्क रियलिटी मुझे समझ आती है वो है कि भाई आम जनता जो ये एग्ज़ाम दे रही है, एक तो है एस्पिरेंट जो नॉलेजेबल एस्पिरेंट है, एक है जो सिर्फ घुसा है, अभी उसको कुछ नहीं पता। उसको क्या लगता है कि ये एग्ज़ाम है इंटेलिजेंस वाला, कि भाई जो फाइनेंस इकोनॉमिक्स पढ़ना है इंटेलिजेंस वाला काम है, जबकि रियलिटी ये है कि दिस एग्ज़ाम इज़ मोर अबाउट योर मेमोरी बेस्ड, इंटेलिजेंस नहीं। आप पैटर्न देख लो सर, आपने मतलब मैंने ऐसा पैटर्न कहीं नहीं देखा जो आरबीआई का है। आईआईटी का पैटर्न देखा आपने, आईएम का पैटर्न देखा, यूपीएससी का देखा, सब अलग लेवल कॉन्सेप्ट, मतलब जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है वो एग्ज़ाम फोड़ देगा। आरबीआई में वो चीज़ है ही नहीं, इतना ज़्यादा करंट अफेयर स्पेसिफिक पेपर है, और जो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में भी स्टैटिक क्वेश्चन आ रहा है वो इतना ज़्यादा फैक्चुअल है, मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नहीं है, फैक्चुअल है कि आपने जितना ज़्यादा पढ़ा होगा, रिटेन किया होगा, आपके उतने नंबर आए। तो सर एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग दूसरा कड़वा सच क्या है? तो क्वांट रीजनिंग को साइड में रखने, तो दूसरा कड़वा सच जो मुझे लगता है, जो मतलब मैंने अगेन स्टूडेंट्स के थ्रू एक्सपीरियंस किया है, कि आम बंदा एक तो नॉलेजेबल एस्पिरेंट है सर, जिसको सब पता है, वो तो मतलब अलग ही लेवल पे। एक आम बंदा जो एंट्री कर रहा है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, उसको लगता है कि भैया ये एग्ज़ाम इंटेलिजेंस वाला है, जबकि रियलिटी ये है कि दिस इज़ मोर ऑफ योर मेमोरी बेस्ड। सच्ची मैं बता रहा हूँ, आप एग्ज़ाम पैटर्न देख लो, आपने मतलब इंडिया में कौन से मौकाल एग्ज़ाम है, आईआईटी, आईएम, यूपीएससी, इनका एग्ज़ाम लेवल देख लो आप, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो इन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर ही नहीं सकता। आप आरबीआई का मैं चैलेंज देता हूँ, आप आरबीआई का पेपर खोल लो, आपको कितने ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले मिलेंगे और कितने ही फैक्ट वाले, आप उससे खुद डिसाइड कर लोगे कि एग्ज़ाम आपकी मेमोरी का टेस्ट है। करंट अफेयर्स भर के आते हैं फैक्चुअल। इनफैक्ट फाइनेंस में भी, फाइनेंस में या इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, ज़्यादातर वो आपकी रिटेंशन पावर कितनी है पढ़कर, जो आपने थोड़ा बहुत समझा है उसको कितना रिटेन कर पा रहे हैं, उसी के ऊपर। तो भाई क्लियरली मतलब ये मैं साफ बोल रहा हूँ, मेमोरी का टेस्ट ज़्यादा है। अब ये भी मतलब नहीं है कि भैया कोई भी आए और मेमोरी अच्छी है तो दे देगा, समझना पड़ेगा, बट एक इंटेलिजेंस लेवल यहाँ है तो चलेगा, लेकिन मेमोरी लेवल यहाँ होगा तभी ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो मतलब आपके लिए मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? बेशक, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो मतलब बच्चे को करंट अफेयर का कोई ना कोई सॉल्यूशन देखना ही पड़ेगा, मतलब आपके हाथ खड़े कि भाई अगर तेरी मेमोरी स्ट्रांग नहीं है तो ये एग्जाम तेरे लिए नहीं है। नहीं, हाँ, अब यहाँ पे ये नहीं है कि अगर मेमोरी बेस्ड टेस्ट है और मैं रट्टा नहीं लगा सकता या मुश्किल है तो मेरे हाथ खड़े हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मैनेज किया, मतलब मुझे अभी भी याद है एक स्टूडेंट था हमारा, 2021 में एग्ज़ाम क्लियर किया था उसने, तो वो शायद फाइनेंस बैकग्राउंड से था, उससे रट्टा नहीं लगता था, तो उसने यही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जो हम सबको बताते हैं। मतलब पहली चीज़ जो मुझे लगता है कि आरबीआई में जो करंट अफेयर्स अगर आप करना चाहते हो, सबसे पहले एक बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस है जो आपको लेनी पड़ेगी। वो एक्सेप्टेंस ये है कि भाई मैं सारे कर नहीं सकता, सारे करंट अफेयर।
जिसने जिस दिन ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं सारे करंट अफेयर्स नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से वो 50% दौड़ में आगे निकल गया। ये एक्सेप्टेंस ही लोगों को मार देती है, वो एक्सेप्टेंस कर ही नहीं पाते। तो सबसे पहले ये चीज़ एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये समुद्र है, समुद्र का पानी कोई नहीं पी सकता। दूसरी चीज़ बहुत बार बता चुके हैं, भैया एक सोर्स पकड़ लो। अब कोई लाएगा 3 सोर्स 4 सोर्स के, सर अफेयर्स क्लाउड है, ये है वो है। भाई तेरे पास टाइम कितना है? तूने करंट अफेयर पढ़ने दिन में 1 घंटा, क्योंकि और भी करना है, फिर उनको रिवाइज भी करना है। तो टाइम देखना, तो इस चीज़ की चिंता क्यों कर रहा है कि मेरे सारे नहीं होंगे? सारे तो कर ही नहीं सकता। तो आप एक सोर्स पकड़ो, एमसीक्यू कर लो अलग अलग जगह से। और तीसरी रिवीजन, एक रिवीजन से कुछ नहीं होने वाला है। ये सब भ्रम है कि रिवाइज कर लो, एक बार रिवाइज कर लो, 5 बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको, तब जाके मैं बोलूँगा कि हाँ कुछ रिटेंशन रहेगी एग्ज़ाम। सिलेबस भले ही 70% कर लो, क्योंकि पूरा तो वैसे भी नहीं कर सकते, जो किया है उसको तो ढंग से कर लो। 5 बार रिवीजन करनी पड़ेगी, कुछ साथ साथ में, कुछ एंड में। तो आपके अकॉर्डिंग करंट अफेयर एक डार्क रियलिटी है, क्वांट रीजनिंग एक डार्क रियलिटी है, क्या इसके अलावा कोई और भी डार्क रियलिटी है पैटर्न में? एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर इनफैक्ट जो सबसे बड़ी डार्क रियलिटी है, जो मैं तो बोलता हूँ भाई आरबीआई के एग्ज़ाम पे एक धब्बा है, सीरियसली बहुत बड़ा धब्बा है। अगेन मैं बहुत छोटा आदमी हूँ आरबीआई को क्रिटिसाइज करने के लिए, बट ये बहुत बड़ा धब्बा है कि भाई इस एग्ज़ाम की फिक्स डेट ही नहीं है। आप सोचो, मतलब कंट्री का सेंट्रल बैंक रेगुलेटर जो इस कंट्री की इकोनॉमी चला रहा है, करेंसी प्रिंट कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी बना रहा है, कितनी प्लानिंग होगी सर, कितनी प्लानिंग होगी। वो एक एग्ज़ाम करने की फिक्स्ड डेट ही नहीं रख पा रहा है। बच्चा तैयारी कर रहा है, मतलब बच्चा पता नहीं क्या क्या 10 एग्ज़ाम छोड़ के तैयारी कर रहा है, और उसको यही नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब होगा, और दूसरा होगा भी या नहीं होगा। तो ये कितना बड़ा मतलब एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट के लिए। मैं आपको एक मतलब सिनेरियो बताता हूँ। अब सोचिए, एक बच्चा अपना लास्ट अटेम्प्ट दे रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले फ़ोन आया था कि सर मेरा जून में 30 क्रॉस हो जाएगा। अब वो बच्चा तैयारी भी कर रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि वो एलिजिबल होगा या नहीं। राइट। क्योंकि भाई आपकी जो एलिजिबिलिटी डेट है वो तो 1 ऑफ द मंथ होगा जिसमें नोटिफिकेशन आएगा, तो उसको कुछ नहीं पता है क्या मोटिवेशन होगी तैयारी करने। कोई बंदा लीव लेके तैयारी कर रहा है सर। अब जनवरी में एक बंदे का फ़ोन आया कि एग्ज़ाम कब होगा, तो जनरली मार्च अप्रैल में होता है, जबकि पता था इलेक्शंस की वजह से डिले हो सकता है, बट उसने लीव मार ली अपने ऑफिस से। अब 100 झूठ बोले होंगे लीव लेने के लिए। अब एग्ज़ाम हुआ नहीं, लीव ख़त्म। वो एक तरह से उसको ये लग रहा है कि लीव बेकार, हालांकि कुछ पढ़ा होगा बट वो मज़ा नहीं है। अब एक फ्रेशर है, वो सोच रहा है कि मैं तो अगले साल एलिजिबल हूँ, क्योंकि मैं तो जून में पास आउट होऊंगा। अब एग्ज़ाम जुलाई में होगा तो इस साल भी एलिजिबल हो जाएगा। तो सारी कहानी यही है कि आपको पता ही नहीं है कि आप एग्ज़ाम कब दोगे, कुछ पता नहीं है, फिर एलिजिबल होगे भी या नहीं होगे। तो ये एक बहुत बड़ा धब्बा है, एक छोटी सी प्लानिंग डेफिशिएंसी है जो आराम से कवर की जा सकती है। और इस पूरे प्रोसेस में स्टूडेंट तो लॉस कर ही रहा है। मतलब इंडिया में हम देखते हैं कि सिस्टम ऐसा है कि आम जनता तो लॉस पे है ही, बट मुझे लगता है कि सबसे बड़ा लॉस हो रहा है सेंट्रल रेगुलेटर का। क्योंकि जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है, जो आपकी सारी इकोनॉमी की लाइफलाइन बनने वाली है, आप उसको ही अगर रिक्रूट करते हुए एक कैजुअल बिहेवियर रखेंगे, तो आई एम नॉट श्योर दैट हाउ विल यू गेट द बेस्ट टैलेंट इन द कंट्री। सर आपने बिल्कुल सही बोला कि फिक्स एग्ज़ाम कैलेंडर तो होना चाहिए। यूपीएससी का भी कैलेंडर 1 साल पहले आ जाता है। तो सर ये तो थी एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड डार्क रियलिटीज़। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। सर जॉब प्रोफाइल अच्छी तो है आरबीआई की, सैलरी अच्छी है, रिस्पेक्ट है, वर्क लाइफ बैलेंस है, और क्या चाहिए? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, जॉब बहुत अच्छी है, सैलरी है, रिस्पेक्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक भौकाल बनाया जा रहा है इंटरनेट पे कि पता नहीं क्या ही सैलरी है, अच्छी है 30 लाख की है, बट इसमें ऐसा इमेजिन करना कि मुझे पता नहीं कोई बहुत हीरा नंदानी में फ्लैट मिल जाएगा और मैं कोई मर्सिडीज चला रहा हूँगा, लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। तो ये जो एक इमेजिनेशन है वो एक अलग लेवल पे चली गई है, वो थोड़ी करेक्ट करनी चाहिए। 30 लाख की सैलरी देखिए आज की डेट में अच्छी है, बट कोई बहुत भौकाल नहीं है। आप एक गाड़ी ले लेंगे 10-12 लाख की, आप एक फ्लैट ले लेंगे 1 करोड़ का, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत लग्जूरियस लाइफ जिएंगे। और मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि आर्मी में आप सैलरी को छोड़ो भाई, लेकिन वहाँ के बंदे अलग, मतलब फाइनेंशियली एक अलग माइंड है, फाइनेंशियली एक हम बोलते हैं ना वाइज, वो है। अब मैं मुंबई गया सर, 4 साल पहले स्टूडेंट ज्वाइन किया, तो उसके यहाँ रुका। वो
ट्रेन में जा रहा है, मतलब वो आराम से गाड़ी ले सकता है, वो ट्रेन में जा रहा है। अब आप बोलेंगे मुंबई में तो लोग ट्रेन में ही जाते हैं, ट्रैफिक है। चलो चंडीगढ़ की बात ले लेते हैं। चंडीगढ़ में हमारा एक स्टूडेंट 2017 का ज्वाइंट है, यहाँ पे पोस्टिंग है, तो मैंने उसको फैमिली के साथ डिनर पे बुलाया था। तो हमने बाहर डिनर किया, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, बातें हो रही हैं। जब हम जाने लगे, जब हम डिनर के बाद जाते हैं तो आप होस्ट गेस्ट को छोड़ने बाहर जाता है पार्किंग तक। तो मैं उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ उनको छोड़ने बाहर गया। तो अब पार्किंग इतनी बड़ी होती है तो आप सोचते हैं कि उनकी गाड़ी के पास जाया जाए। तो मैंने पूछ लिया कि आपकी गाड़ी कहाँ पार्क है। तो उन्होंने बोला कि मैं तो सर स्कूटी पे आया हूँ। सो मेरे लिए वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन था बहुत ज़्यादा। बट मैं उस टाइम ये सोच रहा था कि यार साला ये लोग कितना फाइनेंशियली वाइज हैं, ये बहुत आगे की सोच रहे हैं कि आज पैसा जमा किया जाए, उस पर रिटर्न कमाया जाए और फाइनेंशियली फ्रीडम पाई जाए। तो एक सेंट्रल बैंक रेगुलेटर में काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सैलरी आपकी कम है या ज़्यादा है, लेकिन उस पैसे में जो कहते हैं ना बरकत लानी इनको सबसे ज़्यादा आती है। मतलब ये डार्क रियलिटी तो है 30 लाख की, लेकिन जो फाइनेंशियल वाइज आप बन रहे हो वो शायद एक फ़ायदा भी है। वो सही, वो बहुत सही है। नहीं, सही है सर। सर और भी कोई डार्क रियलिटी है जॉब प्रोफाइल की? सर जॉब प्रोफाइल की देखिए, अब हम डार्क रियलिटी की बात कर रहे हैं, हम एक परसेप्शन बना रहे हैं कि जॉब खराब है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि लोग लाइन में लगे हुए हैं कि इसमें जॉब मिल जाए। तो जॉब बहुत अच्छी है, बट हर जॉब के कुछ प्लस एंड माइनस होते हैं, वो लोगों को समझ लेने चाहिए। तो अगर हम और एक डार्क रियलिटी की बात करें जो अगेन हमें सुनने को मिलती है कि एक प्रॉब्लम है, वो है इस जॉब में ट्रांसफ़र। आप कुछ भी कर लो, आप अपने मैनेजर से जितनी मर्जी बना लो, आप एचआर को पटा लो, बट रियलिटी ये है कि आपका 5 से 7 साल में ट्रांसफ़र होना ही होना है। कुछ एक्सेप्शनल सिनेरियोज़ हैं, आपने बहुत ही फाड़ू काम कर दिया और मैनेजर आपकी जेब में है तो रुक सकता है। तो 5 से 7 साल में आपका ट्रांसफ़र, मतलब आप चेन्नई में है, नेक्स्ट ट्रांसफ़र चंडीगढ़, आप कश्मीर में है, नेक्स्ट ट्रांसफ़र कन्याकुमारी। तो ये आसान नहीं है, खास करके जब आपकी फैमिली हो, आपको नई जगह जाना है, राइट, आपको नया घर ढूंढना है, आपको नई जान पहचान बनानी है, और सबसे मुश्किल बच्चों का स्कूल। अब आप कोई आईपीएस ऑफिसर तो है नहीं कि भैया मेरे बच्चे को डालो, आर्मी वाले को तो अगला बोलेगा भाई तू कौन। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं इन ट्रांसफर्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, बट आरबीआई में ओवरऑल एक जो एनवायरनमेंट है बहुत एसिमिलेटिंग है। आप नई जगह जाएंगे तो आरबीआई आपको ट्रांसफ़र अलाउंस देगा ताकि आपको ये झिकझिक ना करनी पड़े, आप आराम से अपना कोई ट्रांसपोर्ट करें, सामान लाएं, आराम से ब्रोकर को पैसे देकर घर ढूंढें। तो वो बहुत सारा है, आपको बहुत वेलकम किया जाएगा। बट कहीं ना कहीं फैमिली शायद थोड़ा सा सफ़र मिलती है। मतलब आपके बच्चे के दोस्त बन चुके हैं, है ना, 3-4 साल एक स्कूल में पढ़कर, अब आप एकदम बोल रहे हैं कि भाई ये सब छोड़ो, अब तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे। तो वो थोड़ा एक प्रॉब्लम आती है इस जॉब में कईयों के लिए। बाकी कई लोग घूमना पसंद करते हैं, डायनेमिक होते हैं, उनके लिए सही है। बढ़िया सर। मतलब ट्रांसफ़र की वजह से स्टेबिलिटी का इशू तो है, लेकिन स्मूथ प्रोसेस है ट्रांसफ़र का। हाँ ठीक है सर। सर ग्रोथ एंड लर्निंग को लेकर आपका क्या ख्याल है आरबीआई में? ग्रोथ और लर्निंग बहुत अच्छी है। मतलब अगर आप अच्छा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। लोग डेपुटेशन पे भी जाते हैं डेवलपिंग नेशंस में, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी रिकमेंड होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के, बट बहुत लेटर स्टेज है। ग्रोथ एंड लर्निंग में एक दिक्कत है जो बहुत ज़्यादा, अभी जो हमारे स्टूडेंट 2017 में गए थे वही हमें बताते हैं कि जो आपकी प्रमोशंस है ना सर, वो बहुत स्लो है। पहला प्रमोशन होता है आपका ग्रेड बी से ग्रेड सी, 7 साल। अब ठीक है 7 साल हो 8 साल हो, सुनने में लगता है कि ठीक है हो जाएगा, बट दिक्कत क्या आती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मेरा एक स्टूडेंट 2017 में 28 साल में आरबीआई ज्वाइन किया, 6 साल हो गए, क्या एज होगी उसकी? 34 साल। अभी वो क्या है? आरबीआई ग्रेड बी। अब एक स्टूडेंट 2023 में 24 साल की उम्र में चला गया। तो अब ऑफिस में आप देखो एनवायरनमेंट क्या है। एक ही ऑफिस में, एक ही डिपार्टमेंट में एक बंदा 34 साल का, 6 साल एक्सपीरियंस, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। एक बंदा 24 साल का, 0 एक्सपीरियंस, वो भी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। तो थोड़ा सा एक मतलब आपको लगता है कि यार आप इतना घिसाई किए 6 साल और अभी भी आप वही हो, थोड़ा सा एक शायद सेल्फ स्टीम हर्ट होती है। हालांकि ये एक प्रोसेस है, तो मुझे लगता है कि एक बीच का लेवल हो जाना चाहिए यार। मतलब क्या है, मैनेजर है तो सीनियर मैनेजर बना दो, ताकि एक सेटिस्फेक्शन तो आए यार कि मैं इसके ऊपर हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं, और ये खास करके जो
सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहाँ पे एक स्टेटस का बड़ा वो होता है कि मैं सीनियर हूँ, है ना, शायद प्राइवेट में इतना नहीं होता है, तो वो शायद एक बीच का लेवल मिसिंग है। तो ये थोड़ा सा एक हो सकता है, बाकी अपना काम करो यार, अपनी सैलरी लो, अपनी लर्निंग करो, आई थिंक इतना नहीं सोचना चाहिए। नहीं सर, पर ये ऐसा फील तो होता है, मतलब ये तो सही पॉइंट बोला आपने। तो सर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा माना जाता है आरबीआई ग्रेड बी में, तो क्या आपको उसमें भी कोई इशू लगता है आरबीआई ग्रेड बी के वर्क लाइफ बैलेंस? वर्क बैलेंस तो बहुत अच्छा है, मतलब मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है किसी से कि सर मेरी वाट लगी है। हालांकि सेमी में कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा सा वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ रहा है, बट आरबीआई में आई थिंक 9 to 5 बहुत चिल जॉब है, सैटरडे संडे ऑफ हैं, स्पॉन्सर्ड वेकेशन अच्छा खासा ATM मिलता है, गेस्ट हाउसेज हैं बहुत अच्छी अच्छी जगह पे, वर्क लाइफ बैलेंस है, वर्क कल्चर भी अच्छा है। बट थोड़ा सा देखिए सेमी गवर्नमेंट है तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट और ब्यूरोक्रेटिक का मिक्स है। अगेन हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, ये सब सुनते हैं तो बता रहे हैं, अब कितना सच है ठीक है, ये डिस्क्लेमर तो मैं देना चाहूँगा, बट कुछ सच तो है, क्योंकि एक रघुराम राजन का ही आर्टिकल है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मतलब हमारे स्टूडेंट ही बताते हैं कि ट्रेनिंग में उनको यहाँ तक बोला जाता है कि भैया मतलब एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तो आप ये सोचो कि भाई ट्रेनिंग में ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है तो ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी हो, मतलब अलग ही लेवल होगा उसके, जब ट्रेनिंग में अनऑफिशियली ऑफिशियली बोलती है। दूसरा अगेन मतलब हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, बट आप नेट पे सर्च करेंगे तो रघुराम राजन जब गवर्नर थे, मतलब गवर्नर द हाईएस्ट अथॉरिटी, और वो भी रघुराम राजन, चाहे उनका बहुत क्रिटिसिज्म है बट बंदा कुछ हद तक तो सही था। तो उन्होंने खुद एक आर्टिकल है जहां बताया जा रहा है कि रघुराम राजन ने एक मेमो मतलब ईमेल डाला है सारे एम्प्लॉयज़ को कि वो आरबीआई में कुछ कमियां देखते हैं। सबसे पहली कि आरबीआई एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, बट बाहर से परसीव की जाती है कि अनइमेजिनेटिव है, इसमें रिस्पॉन्सेज बहुत स्लो हैं, ब्यूरोक्रेटिक हैं, ऐसा उनका मानना था, उन्होंने लिखा है। फिर वो ये भी लिखते हैं कि आरबीआई जिस लेवल पे काम कर रहा है, जो इसकी अकाउंटेबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवार्ड दिया जाए। बट हमारा अप्रेजल सिस्टम ऐसा है कि प्रमोशन तो 7 साल बाद ही होगी, तो उन्होंने इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ किया। तो ये 2-3 चीज़ें हैं आई थिंक जो शायद हमें समझनी चाहिए। अगेन ये आप एक डिस्क्लेमर की तौर पे भी सुनिए कि हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन ये रघुराम राजन वाली बात तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो कुछ हद तक सच होगी। बट एक दूसरा सच ये भी है सर, जैसा भी चीज़ हो, क्रिटिकल रिव्यूज़ हमेशा होते हैं, और रघुराम राजन का भी जो क्रिटिकल रिव्यू है वो ये नहीं है कि ये ख़राब है, बिकॉज एज अ गवर्नर वो और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि यार सब कुछ ठीक है, इसको और अच्छा बनाओ, और 5 चीज़ें ख़राब है तो 50 अच्छी भी हैं। और सच ये है कि आरबीआई जैसी जॉब के लिए लोग लाइन में खड़े हैं, लाइन में लोग 5-5 साल लगे हुए हैं, फिर भी क्लियर नहीं हो रहे, ऐसे भी लोग हैं। तो अच्छी है या बुरी है, अगर किसी को करना है, किसी का ड्रीम है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और वैसे जॉब अच्छी है ना, मतलब जैसे मैंने बोला कि नाम आपको, आपका नाम मतलब ख़राब करने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे, आप अपना नाम उठाने पे काम कीजिए। नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला सर, क्योंकि लोग तो यूपीएससी के बाद जो बंदा आईएएस बनता है उसकी भी लाख जॉब में कमियां निकाल देते हैं कि भाई तू ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बन जाएगा, ये प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा, तू खुल के काम नहीं कर पाएगा, कल फोन आएगा, ये करना पड़ेगा। तो सर अगर उसमें कमियां निकाल दी तो मुझे लगता है कि आरबीआई फिर भी उससे काफ़ी मतलब नहीं, इस चीज़ में बहुत अच्छा है कि आपको वो पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है इतना, है ना, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, फिर भी आप एक इनोवेशन पे ध्यान दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और सर मुझे लगता है कि मेरिट डायरेक्टली प्रमोशन में अगर रिकॉग्नाइज नहीं भी कर रहे तो शायद ट्रांसफ़र वगैरह में वो इन्वॉल्व हो रहे चीज़ें। थोड़ा बहुत तो होता ही है देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो लोग ऐसा अच्छा काम करते हैं कल को वो भी बॉस बनेंगे, तो वो मेरिट को रिकॉग्नाइज करेंगे। सर और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? मैं एंड में यही बोलना चाहूँगा कि यार जब लोग आरबीआई के बारे में सोचते हैं ना, तो एक सेल्फिश मोड में सोचते हैं कि मुझे क्या सैलरी मिलेगी, घर कैसा होगा, एचआरए क्या होगा, कार कौन सी ले पाऊँगा। ये ठीक है, हम सब एट द एंड ऑफ द डे वी आर वर्किंग फॉर मनी, तो ये होना भी चाहिए। बट मुझे लगता है कि आरबीआई इज़ नॉट जस्ट अबाउट ड्राइविंग अ कार और ओनिंग अ हाउस और व्हाट अबाउट योर बैंक बैलेंस एंड ऑल। आरबीआई जॉब इज़ गिविंग यू अ चांस टू सर्व द नेशन। अब आप ये सोचो, यूपीआई किसने बनाया? आरबीआई में।
कोई तो बंदा होगा जिसने ये इनोवेशन के बारे में सोचा होगा, इस प्रोजेक्ट का पार्ट होगा, उसने कितना भोगाल काम कर दिया है। मतलब उसने कुछ ऐसा बना दिया है जिसने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज कर दिया है। हम पढ़ते हैं कि यूपीआई इवन फॉरेन नेशंस यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ऐसे चांस मिलेंगे कि आप इनोवेशन करें, आप अपना पोटेंशियल रियलाइज़ करें। तो आप ये मत सोचो कि आरबीआई क्या दे सकता है, रेदर आप ये सोचो कि आरबीआई एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ कर आप देश के लिए क्या कर सकते हो, जिससे देश का तो नाम होगा ही, शायद आपका भी कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा। राइट सर, ये बहुत अच्छी बात बोली। देखिए मतलब हम कहीं ना कहीं सेल्फिश इंटेंट रखते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो हमारा काम है वो हमारे देश की मदद करे, हमारी इकोनॉमी की मदद करे। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी डार्क रियलिटीज़ को डिस्कस किया, बट एट द एंड मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, जो मेरे स्टार्टिंग के वर्ड भी थे, कि आरबीआई इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, और एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए, और इस एग्ज़ाम को क्रैक करके आप लोगों को अपने और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।